मैंने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की तभी मैं काम करने लग गया था। मैंने एक स्टॉक ब्रोकरेज ऑफिस में कोटेशन बोर्ड बॉय के तौर पर काम की शुरुआत की। डेटा के मामले में मैं बहुत तेज था और स्कूल की 3 साल की पढ़ाई अरिथमेटिक मैं 1 साल में ही सीख चुका था। मैं मेंटल अरिथमेटिक में एक्सपर्ट था और अब मैं एक कोटेशन बोर्ड बॉय के रूप में काम कर रहा था। एक कस्टमर मुझे रोजाना फोन करता था और मुझे आज के मार्केट भाव के बारे में पूछता रहता था। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये मेरा काम था और मैं डिजिट्स को मुंह जबानी याद रखता था, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। ऑफिस में मेरे अलावा भी कई लोग काम कर रहे थे और जाहिरी तौर पर मैंने कुछ दोस्त बना लिए थे। मैं सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक काफी बिजी रहता था। अपने काम के दौरान किसी और की परवाह भी नहीं करता था। मार्केट इतना बिजी था कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। स्टॉक मार्केट कभी एक सा नहीं रहता, यह हमेशा चेंज होता रहता है और मुझे स्टॉक मार्केट के इस चेंज में बहुत इंटरेस्ट था। यह क्यों बदलता रहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस चेंज को देखता रहता था। मैं बस हमेशा हर दिन लगभग 5 घंटे और शनिवार को 2 घंटे इसी के बारे में सोचा करता था। प्राइस के उतार चढ़ाव में मैं अकेला ही इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिगर्स के मामले में मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी। मुझे पिछले दिनों हुए रेट में बदलाव याद रहते थे और मैं उन्हें डिटेल में बता सकता था। बाजार के अप डाउन पर मेरी पूरी नजर थी और उसमें मेंटल अरिथमेटिक मेरी मदद करता था। उसके अलावा भी हर रोज ऐसी कई इंसिडेंट्स होते थे जो मुझे गाइड करते थे। सैकड़ों तरह के सवाल जवाब और अनुभव मुझे रोजाना मिलते थे। मैं अपने दिमाग में डोप शीट को रखता था और मुझे स्टॉक मार्केट का पुराना परफॉर्मेंस भी याद रहता था। मैंने अपने दिमाग में स्टॉक प्राइस को सेव कर रखा था और उसे लॉक कर दिया था। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि शेयर मार्केट में एक लड़ाई चल रही है और इस दौरान टिप आपके लिए दूरबीन का काम करती है। ये इतनी बिलीवेबल है कि आप 10 में से 7 बार इसका यकीन करें तो गलत नहीं होगा। एक और चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि वॉल स्ट्रीट में कुछ भी नया नहीं होता। वैसे ही शेयर बाजार में आज जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ याद रखने का मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये क्या चीज है, कब और कैसे हो रही है। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को यूज करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। मैं अपने काम को बहुत दिलचस्पी से करता हूँ। शेयरों की गिरावट और शेयरों का उछाल जानने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ और हमेशा अनुमान लगाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे नोटबुक भी मिली है। इसमें मैंने अपने अनुभव लिखे हैं। इसमें मैंने फालतू के रिकॉर्ड की बजाय मेरे हिट और मिस के रिकॉर्ड सहेजे हैं। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, और स्टॉक मार्केट के अप डाउन का अध्ययन करने के बाद में इस डिसीजन पर पहुंचता हूँ कि क्या ये पिछले 8-10 दिनों से उसी तरह बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं सोमवार को स्टॉक की कीमतों को गिरावट के तौर पर लिखूंगा कि बुधवार को इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इस तरह अब मुझे धीरे धीरे टिप के संदेशों में इंटरेस्ट होने लगी है। आपको महीने भर रुकना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए भी या नहीं, इन चीजों को मैं बार बार दोहराता हूँ और अपडेट करता हूँ। मैं लगातार सीखता जा रहा था और टिप से मैंने काफी कुछ सीखा। मेरे ऑफिस में काम करने वाला लड़का जो उम्र में मुझसे बड़ा था, एक दिन लंच के टाइम मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसा है? मैंने उससे सवाल किया कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, मुझे बर्लिंगटन पर टिप मिला है और मैं वहां ये पैसा लगाना चाहता हूं। मैं वहां किसी के साथ जाना चाहता हूं। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैंने कहा, यह हजारों डॉलरों का काम है और बड़े हिम्मत वाले लोग इस खेल को खेलते हैं। मेरे अधिकतर क्लाइंट स्टॉक मार्केट का खेल खेल रहे हैं। ये खेल सिर्फ वही लोग खेलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अपनी गाड़ी है और लग्जरी लाइफ है। उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी खेलो। मैंने कहा कि मैं कितने पैसे से स्टार्ट कर सकता हूं, तो उसने कहा कि $5 के शेयर खरीद लो। उसने कहा, मैं अभी जा रहा हूं और इस खेल के बाद हमारा पैसा डबल हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी सी किताब निकाली जिसके अनुसार पैसा डबल हो सकता है। हालांकि मुझे पैसा डबल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ खरीदा बेचा नहीं था। मैंने कभी इस तरह का जुआ नहीं खेला था। मैंने स्टॉक मार्केट में अब तक जो कुछ भी सीखा था उसे आजमाने का ये पहला मौका था। मेरी काबिलियत और डेटा की समझ और सटीकता को परखने का भी ये पहला मौका था। आखिरकार मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने बर्लिंगटन के शेयर खरीदे। 2 दिन बाद हमने उन्हें कैश कर लिया और इसमें हमें
$3.1 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं लंच के दौरान ये काम करने में दिलचस्पी रखने लगा। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। कई लोगों को मेरी नौकरी छोड़ने से आपत्ति थी, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उस कार्यालय का सबसे छोटा एम्प्लॉय था और मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। मुझे याद है, मैं उस समय 15 साल का था जब मैं अपनी माँ के सामने पहली बार अपनी कमाई के 1000 रुपए रखे। मेरी माँ को लगा कि मैंने कुछ गलत काम किया है और फिर बाद में वो इस पैसे को बैंक में रखने गई थी। उसने आज से पहले कभी इतने सारे पैसे देखे भी नहीं थे और ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि 15 साल का लड़का 1000 रुपए कमा सकता है। लेकिन मैं बहुत तेज था। मैंने शेयर मार्केट के बिजनेस में खुद को साबित किया है। सिर्फ 10 शेयर खरीदकर मैंने खुद को सही साबित किया है और मेरा विश्वास भी बढ़ गया था। मैं अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा था। मैं बहादुरी से रिस्क ले रहा था और पैसा बनाने लगा। बाजार को लेकर मेरा अंदाजा लगातार सही साबित हो रहा था। शेयर मार्केट की नौकरी छोड़कर 15 साल की उम्र में मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा था और ये सब मैंने एक छोटी सी बकेट शॉप से शुरू किया। कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक था क्योंकि बकेट शॉप से शेयर मार्केट का कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव से उस बकेट शॉप के शेयर अवैध रूप से खरीदे और प्रॉफिट कमाया। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उतार चढ़ाव प्रॉफिट लॉस के रिस्क लेते हुए खुद का व्यवसाय खड़ा कर लिया था। इसमें अच्छा या बुरा सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। हालांकि मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन इस बिजनेस में मैं अकेला ही था। मैंने 15-20 शेयर से अपना धंधा शुरू किया और मैं लगातार प्रॉफिट कमा रहा था। अब मुझे बिजनेस करते हुए महीनों बीत चुके थे और मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उस बकेट शॉप की ब्रांच पूरे शहर में होटलों की लॉबी में और अन्य पब्लिक प्लेसेस पर थी। मैं होटल के मैनेजर से मिला और मैंने उससे बातचीत की, कुछ सवाल किए और आखिरकार वो ट्रेडिंग के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद स्टॉक इक्विटी तेज हो गई और होटल के हेड ऑफिस से उसे एक फोन आया कि कौन इस पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है। होटल के मैनेजर ने मुझसे संपर्क किया कि वो सवाल का क्या जवाब दें। तब मैंने उसे कहा कि आप उन्हें मेरा नाम बताइए, एडवर्ड रॉबिन्सन, और कहिएगा कि मैं कैम्ब्रिज का निवासी हूं। मेरे कहे अनुसार उसने ये समाचार अपने हेड ऑफिस में चीफ को दिए, लेकिन वो लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैं आखिर दिखता कैसा हूं। मैंने उससे कहा कि उन्हें कहिए कि मैं एक कम हाइट वाला थोड़ा सा मोटा व्यक्ति हूं जिसके घने काले बाल हैं और दाढ़ी रखता हूं। जब उसने मेरा परिचय अपने हेड ऑफिस में दिया, उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या रिप्लाई आया, तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने की मनाही की गई है क्योंकि आपने लैरी लैंग्वेस्टन को इसी तरह $700 का चूना लगाया था और हम आपके साथ अब आगे बिजनेस नहीं करेंगे। इसके बाद एक के बाद में एक कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी मेरे आइडिया पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। मैंने कई जगह विजिट की और बिजनेस सेट करने की कोशिश करता रहा। लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन बचा था जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनी थी, कॉस्मोपॉलिटन स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी। कॉस्मोपॉलिटन कंपनी उस दौरान A1 थी और बिजनेस में टॉप पर थी। न्यू इंग्लैंड के हर बड़े शहर में इस कंपनी की ब्रांच थी। कंपनी के साथ मेरी डील हुई और उसने मेरे स्टॉक खरीदे और बेचे। मैंने इसके जरिए महीने तक पैसे कमाए भी और गवाए भी, लेकिन हमेशा की तरह यहां भी वही कहानी दोहराई गई। प्रॉफिट मार्जिन पर मेरी कंपनी से बात नहीं बनी और अंत में इस कंपनी के साथ भी मेरा बिजनेस बंद होता नजर आया। यहाँ बिजनेस का टाइम और कंडीशन कुछ अलग है और एक बकेट शॉप के ब्रोकर के लिए ये जरा मुश्किल भरा था। कॉस्मोपॉलिटन अपनी प्रीमियम पॉलिसी के चलते छोटे स्टॉक ब्रोकर्स को दबा रही थी। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं उनकी शर्तें स्वीकार करूं या बिजनेस छोड़ दूं। उतार चढ़ाव अपनी जगह थे और कॉस्मोपॉलिटन की पॉलिसी से लोग संतुष्ट भी नहीं थे। इसके चलते मैंने अपने ट्रेडिंग कैपेसिटी को 2/3 कम कर दिया। बाद में कंपनी ने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की। मैंने उनके साथ बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन मेरे लिए आखिरी ऑप्शन भी था क्योंकि न्यू इंग्लैंड की सबसे अमीर बकेट शॉप है। क्योंकि बिजनेस करने के उसके अपने नियम थे और बाजार पर उसका दबदबा था। उसके साथ बिजनेस करने वाले लोगों में शायद मैं उसकी पॉलिसी को ना मानने वाला पहला आदमी था। उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स थे, एक शानदार ऑफिस था और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखने वाले कई लोग जो उसके ऑफिस के बड़े बड़े कमरों में बैठकर न्यूयॉर्क और बॉस्टन स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रख रहे थे।
वो कपास, गेहूं, मेटल्स की बिक्री के साथ साथ न्यूयॉर्क, शिकागो, बॉस्टन और लिवरपूल में खरीदी जाने वाली हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते थे। तमाम बकेट शॉप पर उनकी नजर थी। बाजार की छोटी बकेट शॉप पर लोगों को 5 शेयर खरीदने तक की भी परमिशन थी और उन्हें खरीदने बेचने की आजादी भी थी। लेकिन कॉस्मोपॉलिटन में छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम ऑप्शन थे। न्यू इंग्लैंड में निवेश के लिहाज से कॉस्मोपॉलिटन एक बड़ा नाम था। हजारों ग्राहक थे और सैकड़ों स्टॉक ब्रोकर। धीरे धीरे मेरा बिजनेस बहुत कम होता गया और जहां कभी मेरे पास 5,000 शेयर हुआ करते थे, अब मुश्किल से मेरे पास 3,500 थे। कॉस्मोपॉलिटन के जरिए जुड़े ग्राहक मुझसे मार्जिन के बारे में पूछा करते थे, लेकिन बकेट शॉप के लोग कभी भी इस तरह के सवाल जवाब नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं केवल 20 साल का था जब पहली बार मेरे पास नगद $10,000 इकट्ठे हो गए थे। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि रेगुलर और कंट्रोल्ड बिजनेस में संतुष्ट रहो। वो मुझे हमेशा अलर्ट रहने की बातें कहती थी, लेकिन मैं उसे कभी भी समझ नहीं पाया कि मैं शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ, ना कि कोई जुआ खेल रहा हूँ। मैं बस उसे ये समझाना चाहता था कि मैं पैसा लगाकर पैसा कमा रहा हूँ। आज मैंने 3,500 शेयर का दाव खेला था। बाजार का उतार चढ़ाव जारी था और मुझे एक पल के लिए लगा कि मुझे बाजार से बाहर हो जाना चाहिए। फिर मैंने इसे 103 नंबर के टिकट पर बेचा, जो उस दिन के लिए सबसे कम था। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा और मुझे अनसर्टेनिटी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गलत है और हो सकता है कि मैं बाजार से बाहर हो जाऊं। मैंने अपने अनुभव से सीखा था कि शेयर मार्केट आंख मूंद कर नहीं खेलना चाहिए और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तब मैंने अपने एक साथी डेव बॉयमैन को बुलाया और कहा, डेव, आप मेरी जगह कुछ देर के लिए काम संभालिए। इस बात के लिए तैयार हो गया वो और मैंने अपने जेब से 7 टिकट निकालकर काउंटर पर रख दिए और फिर मैं वहां से चल दिया। मैंने ट्रेडिंग बंद करके टिकट के ऊपर मार्क कर दिए, लेकिन शायद मैं रियल में नहीं जानता था कि आज मुझे क्या करना है। मैं काउंटर से उठा और क्लार्क मेरी तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि टेलीग्राफ डिवाइस से क्लिक की आवाज आई है। तभी टॉम और क्लार्क ने आपस में कुछ इशारा किया और मुझे यहाँ दाल में काला होने का अंदेशा हो गया। मुझे गुस्सा आ गया और मैं अब इंतजार नहीं करना चाहता था। जैसे ही डेव ने क्लोजिंग पर कॉल समाप्त किया, मेरे अनुमान के अनुसार चीनी अब 103 अंक नीचे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ मुझे किसी षड्यंत्र की भनक लग गई, क्योंकि क्लार्क ने मेरे टिकटों को मार्क ही नहीं किए थे और मैंने गुस्से में टॉम को कहा, गो टू हेल। मैंने कहा, इन टिकटों की कीमत 103 है, ये चाल है। मैं जोर से चिल्ला रहा था और कमरे में हर किसी ने मेरी आवाज सुनी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर मेरी परेशानी का कारण क्या है। शायद इस तरह का मामला कॉस्मोपॉलिटन के ऑफिस में पहली बार हुआ था। तभी वो मेरे पास आया और मेरे टिकट को मार्क किया। टॉम का चेहरा देखने लायक था। इसी बीच डेव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, चीनी 108। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मैंने सिर्फ हंसकर डेव की तरफ देखा। इसके बाद चीजें सामान्य ढंग से चलने लगी और एक बार मुझे एक साथी ने बताया कि ब्रोकर ने एक बार में $70,000 साफ कर दिए हैं, जो उसके एजेंट और कर्मचारियों के वेतन थे। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो जैसे बड़े शहरों में कई बार इस तरह के सट्टे लगाए गए और आखिरी में बकेट शॉप को सील कर दिया गया। इस समय लोगों के पसंदीदा शहरों में वेस्टर्न यूनियन का नाम सबसे ऊपर था। इनके एजेंटों ने जो शेयर खरीदे थे, उन्हें डबल डिजिट के प्रॉफिट के साथ बेचा। 1896 में इस काम से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदमी की मौत की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब कॉस्मोपॉलिटन स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी मुझे हराने के लिए हर चाल चल रही थी, यहाँ तक कि वो बेईमानी भी कर रही थी। वो लगातार बिजनेस में मेरे खिलाफ बेईमानी कर रहे थे और इसी बीच मैंने न्यूयॉर्क चले जाने का मन बना लिया, जहां मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता था। मैं स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में डायरेक्ट लिंक से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और 21 साल की उम्र में $2,500 लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। मैं आंकड़ों में बहुत अच्छा था और स्टॉक एक्सचेंज के गेम में ज्यादातर जीत हासिल करता था। मैं बहुत कम मौकों पर हार रहा था। मैं 10 में से सिर्फ 2 मौकों पर हारता था। मैं हमेशा दांव नहीं लगाता था, लेकिन मैं मौके की तलाश में रहता था और सही मौके पर ही मैं अपना दांव खेलता था। मुझे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने की कला समझ आ गई थी। लोगों को मुझसे तकलीफ थी और वो गुस्सा करते थे, पर उनका गुस्सा मुझे प्रॉब्लम नहीं देता, बल्कि मैं और एनकरेज होता।
और उनका गुस्सा मेरे फैसलों को सही कर देता था। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो आप बहुत जल्दी दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिए जाओगे। अधिकांश खिलाड़ी सोचते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं लापरवाही से रिस्क नहीं उठाता था और सही मौके के लिए कई बार 15-15 दिन इंतजार करता रहता था। और अब मुझे लगता था कि बाजार ऊपर जा रहा है, तभी मैं अपना दाव खेलता था। और कई बार 2 से ज्यादा सप्ताह के इंतजार के बाद मेरा दाव सही बैठ जाता था। न्यूयॉर्क में मेरा कंपटीशन बड़े खिलाड़ियों से था। यहाँ छोटी मोटी बकेट शॉप नहीं थी और यहाँ फिलहाल मेरे पास कोई साथी भी नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। यहाँ पुलिस बहुत परेशान करती थी। ऐसे में मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो और मेरा बिजनेस आराम से चल सके। मैं सिर्फ ऐसे भरोसेमंद ग्राहक ढूंढ रहा था जिनके साथ बिजनेस कर सकूं। इस इरादे से मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कुछ अधिकारियों और क्लर्क के घर गया। ये लोग ऑफिस के बाहर भी अपना बिजनेस लंबे समय से चला रहे थे। इसी सिलसिले में मैं AR फुलटन एंड कंपनी में गया और अपने अनुभव के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। वैसे भी वो मुझे ट्रेडर बॉय कहते थे। मेरा अनुभव मेरी उम्र से झलकता नहीं था। लोग मुझे बच्चा समझते थे और मेरी उम्र के हिसाब से मेरे अनुभव का मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक आश्चर्य भी था कि मैं उन्हें कई बार हरा चुका था और जो लोग मुझे करीब से जानते थे उनकी नजरों में मैं स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा रेपुटेशन वाला बिजनेसमैन था। एक बार जब मुझे लगा कि मेरे खाते में काफी पैसे हैं, तब मैंने दाव लगाया और वो बहुत ध्यान से खेला, लेकिन फिर भी हार गया। इसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने बकेट शॉप पर पहले बहुत सफलता हासिल की थी। मैं उस अनुभव के साथ उतार चढ़ाव पर दाव लगा रहा था और मैंने टिप में पढ़ा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इन सब के बावजूद भी हार चुका था। अपने तेज दिमाग के दम पर मैं इस नुकसान की भरपाई कुछ ही सेकंड में कर सकता था। मैं मार्जिन डाल सकता था और पैसे को दुगना बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नुकसान झेला, उससे सीखा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार आम दुकान से बहुत बड़ा है। समझने वाले के लिए ये बेहद बुरा अनुभव था। मैं फुलटन के ऑफिस से स्टॉक खरीदने और बेचने का काम करने लगा। यहाँ का खेल पूरी तरह अलग था और मैं यहाँ लगातार हार रहा था। मुझे लग रहा था मैं यहाँ कम नॉलेज के साथ खेल रहा हूँ और मेरा ज्ञान मेरी हार का कारण बन रहा है। मैं टिप को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकता था, लेकिन टिप को स्टडी करने की मेरी एक्सपर्टीज भी मुझे बचा नहीं पाई। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन असलियत तो ये थी कि मैं सिर्फ एक कमरे में ये सारा खेल खेल रहा था। अपने सिस्टम में एक बड़ा खिलाड़ी था और सिचुएशन मेरे हिसाब से थी, लेकिन बड़े पैमाने पर मैं खुद को साबित नहीं कर पा रहा था और लगातार फेल हो रहा था। मुझे यहाँ के बाजार के बारे में कम जानकारी थी और मेरे अंदाजे गलत हो रहे थे। मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि मैं यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के खेल में अभी कच्चा हूँ, या मेरा खेल उस लायक नहीं हुआ है कि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खेल सकूं। मैं 22 साल का था, लेकिन ऐसे भी कई लोग थे जो इस उम्र में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हालांकि कंपनी के ऑफिस वाले मेरे प्रति अच्छा व्यवहार रखते थे, लेकिन आने वाले 6 महीनों में मैंने अपने साथ लाई राशि और अब तक कमाई राशि सब कुछ गवा दिया था। कुछ लोगों पर मेरे सैकड़ों डॉलर बकाया थे, फिर भी मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैं बहुत छोटा था और कम उम्र में ही घर बार छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया था। मैं फिर से बिजनेस करने के बारे में सोचने लगा और बेहद एक्साइटेड था। मैंने बिना समय गवाए फुलटन के मालिक से बात की और कहा कि क्या आप मुझे $500 उधार दे सकते हैं। उसने पूछा किस लिए, तो मैंने कहा इस समय मेरे पास कुछ नहीं है और मैं दाव लगाना चाहता हूँ। उसने मार्जिन के लिए कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप 10% मार्जिन बनाए रखें, जिसका मतलब होता है 100 शेयरों में से $1000। मैंने कहा कि नहीं, मुझे उधारी चुकानी है, मुझे सिर्फ $500 दे दीजिए ताकि मैं फिर से अपना बिजनेस कहीं और खड़ा कर सकूं। मैं फिर से बकेट शॉप पर जाऊंगा और अपना बिजनेस शुरू करूंगा। उसने कहा कि यहीं पर बिजनेस कर लीजिए। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहाँ रहकर सक्सेस हो सकूंगा, लेकिन मैं बकेट शॉप पर पैसा लगा लूंगा और मैं जानता हूँ कि वहाँ जीत जाऊंगा। मैं अब बाजार से बाहर था और फिलहाल कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। मैंने सुना था कि 90 के दशक में ब्रॉड स्ट्रीट और न्यू स्ट्रीट लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब मैं मुश्किल में था तो कुछ सोचने के बाद मैंने सेंट लुइस जाने का फैसला किया। वो बहुत लाउड मार्केट था और मुझे कहा गया था कि वहां व्यवसाय की चिंता ना करते हुए बिना हेजिटेशन के कारोबार करने की कोशिश करो।
फाइनली मैं सेंट लुइस पहुंच गया और एक होटल में रुका। इसके बाद मैं JG डॉलन कंपनी और HS टेलर एंड कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने लगा और मुझे यकीन था कि मैं इन दोनों को हरा दूंगा। यहाँ मुझे इस बात का भी डर था कि कोई मुझे पहचान न ले, क्योंकि पूरे देश में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े लोग मुझे बकेट शॉप का ट्रेडर बॉय के रूप में जानते थे। मैं कंपनी के ऑफिस गया जो एक बहुत बड़ी सी जगह लग रही थी और वहां कई लोग बैठकर काम कर रहे थे। मैंने क्लार्क से पूछा कि क्या कपास और गेहूं का बिजनेस यहीं होता है। उसने जवाब दिया हाँ। फिर मैंने पूछा क्या मैं स्टॉक खरीद सकता हूं। उसने कहा हाँ, यदि आपके पास नगद पैसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने एक घमंडी लड़के की तरह बिहेवियर करते हुए कहा, ओह मुझे तो सब कुछ मिल गया। मैंने उससे कुछ और बातें की और फिर उसने मुझसे पैसे लिए और मुझे टिकट दे दिया। उसने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने उसे जवाब दिया हॉरिस कैंट। मैं अब रोल बढ़ने के इंतजार में अन्य कस्टमर्स के बीच जाकर बैठ गया। मुझे वहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं लगातार वहां कारोबार करता रहा। अगले कई दिनों तक मेरा वहां आना जाना बना रहा। कुल मिलाकर मैंने $2,800 कमा लिए थे। मैं सोच रहा था कि भाग्य ने अगर मेरा ऐसा ही साथ दिया तो मैं फिर न्यूयॉर्क लौट जाऊंगा। एक दिन जब मैं सुबह खिड़की पर गया तो 500 BRT खरीदने के लिए क्लार्क ने मुझसे कहा, कहो कैंट कैसे हो, मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो कहाँ बैठते हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो अपने केबिन में हैं और रास्ता इस तरफ से है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। ऑफिस के अंदर डोलन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो मेज के चारों ओर घूमे और फिर मुझसे कहा, बैठो लिविंगस्टन। मैं आश्चर्य में था और मैं सोच रहा था कि शायद अब मैं वहां बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि उसने मुझे पहचाना कैसे। शायद उसने होटल के रजिस्टर से ही कोई जानकारी निकाली। फिर मैंने उससे पूछा कि आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते थे। उसने मुझसे कहा कि सुनो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो वो यहाँ नहीं चलेगा। उसने मुझे ऑफिस के शीशे के बाहर देखने को कहा और कहा कि 300 लोग हैं और यहाँ बैठकर मेरे और खुद के परिवार का पेट पाल रहे हैं। उसने फिर जैक नाम के दोषी क्लर्क को बुलाया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने मुझे बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई और मेरे साथ क्लर्क को भी झाड़ दिया। मैं वहां अपने $28 लेकर निकल पड़ा। अब मैंने टेलर से मिलने की ठान ली थी। वो एक बहुत अमीर आदमी था और बहुत सारे पूल रूम चलाता था। मैं वहां पहुंच गया और लगभग 1000 BRT खरीदना चाहता था। मैंने क्लर्क से कहा कि मैं कुछ BRT खरीदना चाहता हूं, इसकी लिमिट क्या है। क्लर्क ने उत्तर दिया अनलिमिटेड है। मैंने कहा 1506 खरीदूंगा। क्लर्क मेरी टिकट लिखने लगा, तभी एक लाल सिर वाला आदमी आया और उस क्लर्क को काउंटर से दूर धकेल देते हुए मुझसे कहने लगा, कहो लिविंगस्टन, डोलन के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हो क्या? वहीं क्यों नहीं चले जाते? फिलहाल मुझे टिकट खरीदने दो और तुम इंतजार करो। मैंने कहा मैं बस कुछ ही BRT खरीद रहा था। उसने कहा तुम्हें यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। इस वक्त एक और आदमी क्लर्क के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने फिर मुझसे कहा आज के बाद यहाँ बिजनेस करने नहीं आना। मुझे लगा इसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है और मैं होटल लौट गया, अपने बिल का भुगतान किया और पहली ट्रेन पकड़कर वॉल स्ट्रीट को वापस आ गया। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने अपनी पुरानी उधारी चुकाई। कुछ समय बाद मैंने सेंट लुइस के साथ फिर से बिजनेस शुरू किया। न्यूयॉर्क आने के कुछ महीनों बाद एक पुराना दोस्त जो फुलटन के ऑफिस में मेरे साथ काम करता था मुझसे मिलने आया। उसका नाम मैक डेविड था। वो मेरी पुरानी डायरी के जरिए कुछ नए बिजनेस स्कीम लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे टेलर के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि वो एक पूल रूम का मालिक है, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे जानता हूँ। शनिवार को बाजार आधे दिन के बाद बंद हो गया था और उसके बाद मैं अपनी निजी जीवन की अलग अलग एक्टिविटीज में लग गया। सोमवार को 12 बजे से कुछ पहले होबोकन से मिलने गया। वहां मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसे मैंने सेंट लुइस के ऑफिस में भी देखा था। वो आदमी मैनेजर से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद मैंने मैनेजर से पूछा, ये वही आदमी है? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो यहाँ सिर्फ मनी मैनेजमेंट के लिए आया है। तभी वो व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझसे कहा, कैसे हो लिविंगस्टन? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते? उसकी बात सुनते ही मैंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। सेंट लुइस ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम सचमुच यहाँ बिजनेस करो। इसके बाद उसने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी को बुलाया
और कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि लिविंगस्टन यहाँ नहीं आए। उसने मुझे इनडायरेक्टली जताते हुए दोबारा यहाँ ना आने को कहा, आज के बाद मेरे ऑफिस से दूर रहना और यहाँ बिजनेस करने के बारे में सोचना भी मत। ये सब मेरे लिए बुरे सपने की तरह था, क्योंकि उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मुझे सेंट लुइस से इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मैं फुलटन के ऑफिस गया और मैक डेविड को सारा किस्सा सुनाया। मैंने मैक के साथ मिलकर होबोकन जाकर बिजनेस करने की सोची और उसने मुझे $1000 देकर वहां भेजा, क्योंकि अभी कुछ कारणों से ट्रेलर ने अपनी ब्रांच बंद कर दी थी। एक आदमी को अपनी गलतियों से सीखने में टाइम तो लगता है। वैसे भी हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन शेयर मार्केट में सिर्फ एक ही पक्ष है। हालांकि मुझे ये प्रिंसिपल समझने में थोड़ा वक्त लगा। इस बीच कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट को लेकर इमेजिनेशन के जरिए पैसा कमा रहे हैं। कभी कभी ऐसे लोग लाखों कमाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ये भी सिखाया है कि जब तक मुझे पूरी तरह यकीन ना हो तब तक मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके चलना चाहिए। मैंने इस बिजनेस में कई बार प्रॉफिट और लॉस का गेम खेला है। मैं कभी भी सॉल्यूशन में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि एक आदमी को अपने खुद के डिसीजन पर बिलीव करना चाहिए। मैं अपनी शुरुआती सफलता का क्रेडिट अपने दिमाग और अपने ज्ञान को देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं इस मामले में बिल्कुल जीरो था। खेल ने ही मुझे खेल सिखाया है। मुझे न्यूयॉर्क में अपना पहला दिन याद है। मैंने आपको बताया था कि कैसे बकेट शॉप्स में शुरू किया हुआ मेरा बिजनेस एक रेप्यूटेड कमीशन हाउस तक पहुंचा। मैं उस दिन 1 बजे न्यूयॉर्क पहुंचा था और मैंने उसी दिन अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे लिए सब कुछ आसान था। दाव लगाना, कीमतों के अप एंड डाउन स्कोर पर नजर रखना। दिन बढ़ने के साथ मैं और अधिक एक्टिव हो गया था और बाजार मुझसे भी अधिक एक्टिव। मैं सिर्फ 22 साल का था और मैं इस खेल को A to Z जानने लगा था। मैं लगातार बेहतर कर रहा था और मुझे यकीन था कि मैं आगे भी अच्छा करूंगा। फिर मैंने एक लड़के को देखा जो ठीक उसी तरह से भाषा बोल रहा था जो मैं अपने शुरुआती दिनों में बोला करता था। हालांकि 22 साल की उम्र में कई तरह की गलतियां की जा सकती थी। कुछ दिनों बाद मैंने खुद ही महसूस किया कि मैं यहाँ इस तरह बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर फुलटन के पास गया और फिर सेंट लुइस से मिला। मैंने फिर अपना पैसा बकेट शॉप पर लगाया। ये एक ऐसा खेल था जिसमें मैं कभी नहीं हार सकता था। मैं बेहतरीन अंदाज में जीत रहा था। मैंने कुछ दोस्त बनाए और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। अब मैं लगभग 23 साल का हो गया था। मैं आसानी से पैसा कमा रहा था और सब कुछ ठीक लग रहा था। शायद ये वो समय था जब शेयर मार्केट अपने बूम पर था। हर कोई पैसा कमा रहा था और देश भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा था। सन 1901 में हमारे पास 3 मिलियन शेयर थे। लोग स्टील में कमा रहे थे। शहर में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही थी। शेयर मार्केट ने सभी को रिच बना दिया था और पैसे की कीमत लोगों की नजर में बहुत कम रह गई थी। लोग स्टील में अच्छा पैसा कमा रहे थे। अमेरिकी स्टील शेयरों के लिए एक अलग से बाजार बनाया गया। कुछ ही मिनटों में ब्रोकर ने 1 लाख शेयर बेच दिए। गजब का समय था और गजब के लोग जीत रहे थे। इसी दौर में कीन ने रॉबर्ट को 1.5 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया। 8 मई सन 1901 को बाजार बंद होने से पहले पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि देश के करोड़पतियों के बीच शेयर मार्केट में जंग चल रही है। पूरी दुनिया एक स्टैटिक आइटम की पावर देख रही थी। मार्केट मेरे अनुमान से बहुत हाई चल रहा था। ऐसे उतार चढ़ाव पहले कभी नहीं देखे गए थे। मेरे केपेबल ऑनेस्ट ब्रोकर लगातार काम कर रहे थे। अचानक मुझे पता चला कि जिन शेयरों का मैंने ऑर्डर दिया था उनकी कीमत 30 से 40 अंक कम हो गई है। मैंने फिर कुछ और शेयर खरीदने की योजना बनाई। मैंने तुरंत शॉर्ट्स को कवर करने के बाद लंबे समय तक रुकने का फैसला किया। मेरे ब्रोकर ने हालांकि बहुत ज्यादा कीमत के शेयर नहीं खरीदे थे, लेकिन उन्होंने एवरेज 15 अंकों के साथ मुझे पेमेंट किया और इस तरह मेरा लॉस 35 अंकों का रहा। इस बार टिप ने मुझे डबल क्रॉस कर दिया। वैसे मैं टिप को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, लेकिन इस बार इस टिप को गलत स्टडी करना मेरे लिए रिस्क भरा रहा। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद पता चला कि मुझे ये जानकारी थी कि मुझे कब खरीदना और कब बेचना है। धीरे धीरे बाजार स्थिर होने लगा। फिर मैं कुछ दोस्तों के साथ गर्मियों में न्यू जर्सी समुद्र के तट के किनारे घूमने चला गया। वहां मेरे अलावा कई वॉल स्ट्रीट से बिलोंग करने वाले लोग मौजूद थे। हालांकि इस बार मेरे पास नुकसान के चलते पैसों की कमी थी।
फिर मैंने फैसला किया कि न्यूयॉर्क छोड़ दिया जाए और कहीं और कोशिश की जाए। जब मैं 15 साल का था तब मैंने पहली बार $1000 कमाए थे और जब 21 साल का हुआ तो पहली बार $10,000 कमाए। उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में हजारों डॉलर कमाए और गवाए। कई बार मुझे $50,000 मिले और अगली बार मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ नहीं है। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव यही है। मैं घर लौट आया, लेकिन जिस वक्त मैं घर आया था वॉल स्ट्रीट में हिस्सेदारी प्राप्त कर फिर से बिजनेस खड़ा करना चाहता था। वॉल स्ट्रीट इकलौती ऐसी जगह थी जहां मैं बड़ा बिजनेस कर सकता था। जब सब कुछ ठीक होगा तो मुझे ऐसे ही एक जगह की तलाश होगी, और वैसे भी जब आदमी के लिए समय ठीक होता है तो वो सब कुछ पाना चाहता है। मैं फिर बकेट शॉप से कोशिशें शुरू कर दी। जो लोग मुझे जानते थे वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं फिर से यहाँ बिजनेस शुरू करूं। फिर वहां मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसने मेरे लिए कुछ शेयर खरीदे और तभी खरीदी बिक्री बंद हो गई। जब इस बात का जवाब पूछा गया तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया और इसे लेकर बहुत देर तक विवाद चलता रहा। इन सब के बीच मेरा बोर्ड का पैसा रुक गया, लेकिन फिर भी मैंने इनफ मनी कमा लिया था। फिलहाल मुझे टेंशन थी एक पार्टनर बनाने के लिए। एक दिन मैं एक होटल की लॉबी में अपने साथियों से बात कर रहा था जिससे मेरी पुरानी पहचान थी, जो बाजार के स्टैटिक बिजनेसमैन थे। वहां सभी शेयर मार्केट की बात कर रहे थे। एक साथी ने बात बात में मुझसे पूछा कि स्पेशल ब्रोकरेजेस से मेरा क्या मतलब है। मैंने कहा कि वो देश के सबसे अच्छे ब्रोकरेज होंगे। फिर उसने पूछा कि वो कौन हो सकते हैं। मैंने कहा मेरा मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी सदस्य। मैंने कहा मैं सप्ताह में किसी भी दिन बकेट शॉप में बिजनेस कर सकता हूं। तभी एक आदमी ने मेरी बातों में दिलचस्पी ली। उसका नाम रॉबर्ट्स था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो बातों ही बातों में मुझे एक तरफ ले गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैंने कभी एक्सचेंज का कारोबार किया है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं किसी आदमी को जानता हूं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़े और हजारों शेयरों की गारंटी दे सकता है, वो भी सिक्योर और सीक्रेट तरीके से। उसने कहा वो छोटे कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं, वो बहुत अधिक केपेबल और ऑनेस्ट हैं। फिर मैंने पूछा कि वो सरकारी नियमों और 8वें कमीशन के नियम का पालन करते हैं। तब उसने कहा क्यों नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन फिलहाल उसमें बहुत दिक्कत है। मैंने उससे कहा कि मैं अमेरिका की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी को जानता हूं। उसने जवाब दिया मैं खुद वहीं पर बिजनेस करता हूं। अमेरिका और कनाडा के कुल 78 शहरों में इसकी ब्रांच है। वो बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं। मैं उसकी कई बातों पर सहमत हो गया। फिर मैंने पूछा कि क्या वो उन्हीं शहरों में बिजनेस करते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में निपटाए जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं गेहूं, कपास और ऐसे ही अन्य चीजों में डील करता हूं। मैंने फिर से न्यूयॉर्क जाने का मन बना लिया। उसने मुझसे कहा यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मैनेजर से मिला सकता हूं। मैंने उससे कहा मैंने शेयर मार्केट के ब्रोकर को बहुत करीब से देखा है। वो जब कमाई करने पर आते हैं तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ते। मुझे इस पर सोचना होगा क्योंकि मैं ब्रोकर को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं खुद सभी ब्रोकर से परेशान रहा हूं। मेरा पुराना अनुभव कहता है कि इस फर्म का लीगल बिजनेस है। मुझे टेलर की चिंता थी, लेकिन इस फर्म के लिए मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैं खुद मैनेजर के पास गया और मैंने बात की। मैं स्टॉक एक्सचेंज का पुराना खिलाड़ी था। उसने मुझे 1 मिनट में 10 लाख कमाने का लालच दिया। उसने मुझे मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं था मैंने सौदा नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, तब मैंने 3 फर्मों के साथ खाता खोला और एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। 3 ब्रोकर के साथ डील शुरू की और मैंने बहुत स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट किया ताकि कोई दिक्कत ना पैदा हो जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। एक फर्म के साथ भी मैंने बिजनेस शुरू किया जिसके ब्रोकर सीधे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। मेरा यह बिजनेस बकेट शॉप जितना धीमा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये अन्य ब्रोकरों की कंपैरिजन में स्लो था। लेकिन मैं फिर भी लगातार जीत रहा था। 10 में से 10 बार मैंने जीत हासिल की। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुझे वॉल स्ट्रीट वापस जाना पड़ा। समय के साथ मेरे संबंध ब्रोकरेजेस के साथ काफी फ्रेंडली हो गए थे, लेकिन वो मेरी जीत को परमानेंट नहीं मान रहे थे और मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर पुरानी चालों के साथ मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कई बार उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने कभी भी अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने बहुत बेकार दाव खेला जिसे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और आखिर में उनके साथ बिजनेस खत्म करना पड़ा। मुझे एक सीख और मिली। एक धोखेबाज के साथ बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पकड़े जाने पर वो आपको कुछ नहीं कहता, वो बिजनेस बंद हो जाता है।
मैंने आगे से ऐसे बदमाशों के साथ इसे कंटिन्यू ना करना ही सही समझा और ये सबक मेरे लिए काफी था। इसके बाद मैंने अपने 5 ब्रोकरों को स्टॉक के खेल पर लगा दिया। उन्हें 100 शेयर बेचने का काम दिया गया और उन्होंने तुरंत ही ऐसा किया। जब स्टॉक एक्सचेंज खुला तो बाजार जमीन पर था। फिर से मैं एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हुआ जब स्टॉक एक्सचेंज में मुझ पर आरोप लगाए गए। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं कैश के साथ खेल रहा था, जबकि मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि मेरा कोई साथी नहीं और मैं हमेशा अकेले ही दांव लगा सकता हूं। मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर द्वारा पैसे गवा दिया जाना कोई नया नहीं है। वो मेरा पैसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आखिर में मुझे मेरा पैसा मिला। वो इस तरह की चाल से कई गरीबों के पैसे खा चुके थे, लेकिन मैं पुराना खिलाड़ी था जो बच निकला। मुझे एक बार फिर लगा कि बाजार का सिस्टम सही नहीं है। मैं बड़ा दांव लगाना चाहता था, लेकिन बाजार की स्थिति उस काबिल नहीं थी जितना इन्वेस्ट करना चाहता था। इसी बीच मैंने न्यूयॉर्क लौटने का फैसला किया। अब मेरे पास अपनी खुद की एक कार थी और मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था जो एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन था। हम रात के खाने के लिए होटल न्यू हेवन गए। उसने मुझे होटल के एक पुराने बिजनेसमैन से मिलाया जो मेरे परिचित भी थे। वहां का मैनेजर मुझे एक एक्टर या स्टेज स्पीकर की तरह दिख रहा था। वो बहुत टैलेंटेड था। उसने मुझसे कुछ इस अंदाज में गुड मॉर्निंग किया कि मुझे लगा कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। हम एक स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचे थे तो उसे लगा हम जिंदगी का आनंद लेने वाले यूथ हैं। हम न्यू हेवन में रात गुजार चुके थे। अगली सुबह हम 10 बजे उठे। आज के दिन बाजार की हालत ठीक नहीं थी और हमने जो $500 लगाए थे वो नीचे आ चुके थे। स्टॉक 1 पॉइंट टूट चुका था और मैंने टिकट बंद कर दिया था। मेरे पास $500 का मार्जिन था। आखिरी में मैं वॉल स्ट्रीट वापस आ गया और मैं लगातार स्टडी कर रहा था। मैं 20 साल का था जब पहली बार मैंने कमाई की थी और जब मैं 22 साल का हुआ तो भाग रहा हूँ। मेरी पार्टनरशिप $50,000 से ऊपर हो गई थी जो मैंने 9 मई को गवा दी। मुझे लगता है कि मेरे पास हर चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। आपके पास दुनिया में जो कुछ भी है उसमें खोने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। जब आप पैसा गंवाते हैं तो सीखना शुरू कर देते हैं कि जीतना कैसे है। मुझे हमेशा ऐतराज रहा है कि किसी भी चीज के ओवर स्पेशलाइजेशन से और साथ ही अटकलों मतलब जजमेंट का खेल किसी नियम को नहीं मानता। हालांकि स्टैकिस्टों के लिए कानून कायदे जरा सख्त हैं। न्यूयॉर्क में एक ब्रोकर ऑफिस जहां एक फ्रांसीसी अपने चार्ट के बारे में बता रहा था। पहले मैं उसे एक फालतू आदमी समझता था, लेकिन बाद में पता चला वो बहुत अच्छा है और हमेशा मोटिवेशनल और इफेक्टिव बातें करता है। उसे हर चीज का ज्ञान था और उसका नॉलेज हमेशा काम आता था। उसके अधिकतर 15 दिन सही होते थे और उसका चार्ट 100% सही रहता था। उसके अलावा एक स्टॉक एक्सचेंज हाउस का पुराना साथी जो एक एजुकेटेड मैथमेटिक्स एक्सपर्ट था, वो बड़े टेक्निकल स्कूल से डिग्री प्राप्त कर चुका था और बाजार के बिहेवियर के बारे में बहुत अधिक जानता था और मिनटों में चार्ट तैयार कर देता था। कुछ वर्षों बाद वो बाजार से चला गया और बाद में उसका कुछ पता नहीं चला। इस दौरान मैं अपने बिजनेस को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मैं अपनी सबसे बड़ी परेशानी का अंदाजा लगाया जो बाजार के असली रूप को लेकर थी। फिर भी टिप को पढ़ने की मेरी काबिलियत और मेरा पिछले 7 साल का अनुभव मेरी मदद कर रहा था। मैं लगातार प्रॉफिट कमा रहा था। मैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले अधिक प्रॉफिटेबल डील कर रहा हूं और इसके लिए मैं खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखता था। एक यंगस्टर होने के नाते मैं बहुत अधिक सोचता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखता था कि मैं भरपूर नींद लूं ताकि अगले दिन एक शानदार सुबह की शुरुआत कर सकूं। मेरा ये भी मानना था कि जीवन के आनंद से दूर रहकर कमाई के पीछे भागना भी ठीक नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और जानता था कि रोटी कमाने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी होती है और कितना रिलैक्स रहना होता है। मैं टाइम टेबल का और ज्यादा पंक्चुअल हो गया था। टाइम को लेकर मैंने ये सबसे बड़ा सुधार खुद में किया था। अब मुझे स्टडी करनी थी कि स्टार्ट के दौरान क्या होने वाला है। मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता था और इसके लिए मैं अप डाउन पर ध्यान रख रहा था। अपने बिजनेस के अलावा मैं रेलवे की इनकम और फाइनेंस के फिगर पर भी ध्यान देने लगा। मैं लगातार स्टडी कर रहा था और अपनी गलतियों को ट्रैक कर रहा था। अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही मेरा चार्ट बाजार में अक्सर 100% सही होता था। अब मैंने अपने यंग माइंड पर
थोड़ी सी रोक लगाते हुए कुछ भविष्यवाणी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अब मैं केयरफुल गेम खेल रहा था। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि वॉल स्ट्रीट उन्हें कभी पैसा नहीं देता। इस वक्त फुलटन में नॉर्मल भीड़ थी। एक बूढ़ा आदमी जो भीड़ से अलग दिख रहा था वो दूसरों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा था। वो कभी भी अपनी जीत पर इतराता नहीं था और सामान्य रहता था। वो हमेशा लोगों के सुझाव लेने के लिए एक्साइटेड रहता था। वो बुल मार्केट का बड़ा खिलाड़ी था, सब कुछ जानता था। कुछ समय बाद एक दिन एल्मर हार्वुड नाम का मेरा पुराना फ्रेंड मेरे ऑफिस आया। उसने कार्ड लिखा और क्लर्क को थमा दिया। फिर वो ऑफिस से चला गया। जाने से पहले उसने कहा कि मैंने अपना क्लाइमैक्स मोटर बेच दिया है और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं इसे फिर से खरीद लूंगा। प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर मार्केट में एक बार फिर डुबकी लगानी होगी। एल्मर निराश और बेहद अग्रेशन में थी। उसके प्रति सभी को सिंपैथी थी। उसने गुस्सा कर निजी तौर पर कहा कि उसे क्लाइमैक्स मोटर्स के बारे में पता है। यदि 500 शेयर खरीदे जाते हैं तो 7 अंक का प्रॉफिट निश्चित है। ये एक बड़ा प्रॉफिट होगा और मेरी ये टिप तुम हमेशा याद रखोगे। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने पर मैं मार्केट में अपनी पोजीशन खो दूंगा। मैं उसके बारे में जितना भी जानता था मुझे हर बार यही लगा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे देखकर मुझे लगा कि आज का हर यंगस्टर उसके मुकाबले कितना वीक है और कमजोर है। कभी भी लालच में काम नहीं करता और उसका हर कदम उसके एक्सपीरियंस के दम पर है। वॉल स्ट्रीट में कई साल के बाद लाखों डॉलर का प्रॉफिट और लॉस कमाने के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा मैंने यहां बनाया है। बुल मार्केट आपको सब कुछ सिखा देता है। मैंने यहां सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, एक्सपीरियंस भी कमाया है, जो शायद ज्यादा मायने रखता है। शेयर मार्केट बिजनेसमैन या ब्रोकर ये जानता है कि उसे लाखों लोगों के पैसे कैसे चलाने हैं और कैसे लगाने हैं। लेकिन एक बात और फैक्ट है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, मार्केट के अप एंड डाउन को सही जजमेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ एक्सपीरियंस और खुद पर बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन केस स्टडी और टिप को पढ़ने की आपकी काबिलियत अकेले ही आपका साथ देती है। आपको अपने माइंड और आईक्यू का उपयोग करना होता है और आप यहाँ गलती नहीं कर सकते। एक बात और थी जो मैंने फुलटन के ऑफिस से सीखी थी, वो ये थी कि आप जब भी नई शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं लॉस होगा। एक्साइटमेंट और बिना सोचे समझे डिसीजन लेना शेयर मार्केट में हमेशा रिस्की ही रहा है। ये सब मैंने सालों में बाजार से सीखा है। मेरी अधिकतर कामयाबी मेरे टिप स्टडी एक्सपीरियंस के बल पर मिली थी। मैंने अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अनुभव यहाँ लगाया था। मैंने एक और चीज लोगों से सीखी थी, वो ये थी कि जब आपके पास कैपिटल बढ़ने लगे तो आप एक्सपेंसेस में मिनिमाइजेशन बिल्कुल ना करें। इसलिए मैंने जीवन में एडवेंचर्स और एंटरटेनमेंट को हमेशा शामिल रखा। ऐसे कई एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद हैं जिनको यदि मैं डिटेल में बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा। सचमुच शेयर मार्केट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सन 1906 का बसंत था और मैं वेकेशन के लिए अटलांटिक सिटी आया हुआ था। मैं हवा पानी चेंज करने के मूड से स्टॉक मार्केट से बाहर था और आराम कर रहा था। मैं जब लौटा अपने ब्रोकर और हार्डिंग ब्रदर्स से जाकर मिला। अकाउंट सुपर एक्टिव था और मैं 3000 शेयर स्विंग कर रहा था। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि इससे पहले मैं कॉस्मोपॉलिटन की शॉप पर 20 साल की उम्र में ये सब कर चुका था। लेकिन बकेट शॉप और वॉल स्ट्रीट में मार्जिन का काफी डिफरेंस था। रियल में आपको मेरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी याद होगी। मैं जनरल बाजार के प्रति इंक्वायरी के मूड में रहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मेंटली थोड़ा वीक हो रहा हूँ। मेरे जजमेंट गलत होते जा रहे हैं और मैं मेंटली कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यही सब सोचकर मैं अपने एक दोस्त के साथ अटलांटा सिटी घूमने गया था। एक सुबह हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और न्यूयॉर्क की खबरें पढ़ रहे थे, हमारे सामने समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। हम समुद्र की गीली रेत का आनंद ले रहे थे और सब कुछ बेहद एक्साइटेड करने वाले थे। तभी न्यूज़पेपर से मिली मार्केट की खबरों में हमने देखा कि मार्केट काफी स्ट्रांग और एक्टिव हो गया है। मेरा दोस्त भी शेयर मार्केट में डील करता था और उसने उस वक्त मीडियम रेंज के शेयर खरीदने की सोची। उसने मुझे भी बहुत अधिक रेट के शेयर ना खरीदने की राय दी। मैं लगातार बोर्ड पर नजर बनाए हुए था और मुझे लगा कि मुझे अपने शेयर बेच देना चाहिए। मैं लगातार मार्केट स्ट्रैटेजी और अप डाउन पर नजरें बनाए हुए था। फिर मैं अचानक वहां से चल दिया। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या सोने जा रहे हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं अपने स्टॉक बेचने जा रहा हूँ।
फिर मैं खाली टेबल के पास गया जहां कुछ खाली ऑर्डर पैड पड़े थे। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे आ गया और तभी मैंने 1000 यूनियन पैसिफिक बेचने का ऑर्डर लिखा। जब मेरे दोस्त ने ऑर्डर को पढ़ा तो मेरी ओर आश्चर्य से देखा और कहा कि क्या तुम सही कर रहे हो? लेकिन मैंने बस उसकी ओर एक नजर देखा और फिर मैं ऑपरेटर के पास चला गया। मेरे दोस्त ने फिर मुझसे पूछा कि क्या तुम इसे बेच रहे हो, और वो मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हॉल के बाहर घसीटते हुए ले गया। उसे लगने लगा शायद कोई टिप मिल गई है मुझे, वरना मैं अपने शेयर कभी नहीं बेचता। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने शेयर बेचने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई कारण नहीं बता सकता, बस मुझे इतना पता है कि मैं स्टॉक बेच रहा हूं। मैं फिर काउंटर के पास चला गया और 1000 स्टॉक बेचने का ऑर्डर दे दिया। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने जो करना है वो करो, शायद तुम पागल हो चुके हो, लेकिन फिर भी पूरा स्टॉक बेचने से पहले यहां से चलो। मैं उस समय किसी की नहीं सुन रहा था, सिर्फ अपने मन की कर रहा था। फिर मेरा दोस्त हार्डिंग ब्रदर्स अटलांटा सिटी ब्रांच के उस ऑफिस से खुद बाहर चला गया, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैं जानना चाहता था कि पिछले 2000 शेयर की कीमत क्या हो गई है। लंच के बाद हम फिर ऑफिस गए। मुझे इस बात की खुशी थी कि इस समय बाजार स्ट्रांग था और यूनियन पैसिफिक के शेयर पॉजिटिव वे में बढ़ रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारा अंत देखना चाहता हूं, और वह बहुत खुश था। अगले दिन बाजार जनरल पोजीशन से हाई पर चल रहा था। मुझे अपने दोस्त का मजाकिया कमेंट याद आया। दोपहर के बाद यूनियन पैसिफिक के शेयर बढ़ना बंद हो गए और दिन खत्म होने वाला था। शाम होते होते एवरेज कंडीशन पर मार्केट बंद हो गया। अगले दिन छुट्टी थी और मैं न्यूयॉर्क लौट आया। तभी मुझे सैन फ्रांसिस्को में भूकंप की खबर मिली। एक भयानक आपदा के बाद मार्केट कुछ अंकों तक डाउन चला गया। जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, वहीं शेयर मार्केट भी औंधे मुंह गिर चुका था। तभी मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते, हालांकि टिप कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मुझसे कहा कि एक आदमी ब्लैक फ्राइडे से पहले जिम फिक्स की बात कर रहा था और सोने में इन्वेस्टमेंट करने को फायदेमंद बता रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने अंदाज में खेलना चाहता था। अगले दिन मेरे शेयरों की कीमत दुगनी हो गई और मैंने 10,000 से अधिक शेयर बेच दिए। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, पर मुझे खुशी थी कि मैं 100% सही था। अब मैं ऑन पेपर और ऑफ पेपर सही चल रहा था। मैं केयरलेस होकर नहीं खेल रहा था, लेकिन मैं पुरानी स्ट्रैटेजी से ही खेल रहा था। जिस तरह भूकंप की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, उसी तरह शेयर मार्केट में कब क्या हो जाए इसे कोई नहीं बता सकता। हालांकि मैं आंख मीचकर ब्लाइंडली गेम नहीं खेल रहा था। फिर मैंने अगले दिन $2.5 लाख कमाए। ये उस समय मेरी सबसे बड़ी जीत थी। भूकंप को लेकर शेयर मार्केट पर खतरा बना रहा। इससे मोस्टली प्रोफेशनल बिजनेसमैन डर गए और यही मैच जीत गया। आज मेरे लिए छुट्टी का दिन था, लेकिन मेरी नजर मार्केट पर थी। मैं थका हुआ भी नहीं था और अधिकतर लोग जानते थे कि मेरी नजर बाजार की इक्विटी पर होगी। मेरे दोस्त हार्डिंग ब्रदर्स का सैराटोगा में एक ब्रांच ऑफिस था, जहां उसके कई कस्टमर मौजूद थे। मैंने देखा कि बाजार एक बार फिर ऊपर जा रहा है। यूनियन पैसिफिक के शेयर में लगातार तेजी जारी थी। मैंने इन शेयरों को 160 के रेट में खरीदना शुरू किया। मैंने जितने ज्यादा शेयर मार्केट में खरीदे, उतने ही ज्यादा बेच भी दिए। मैंने टिप को पढ़ा और उसी वक्त मैनेजर के पास गया और उसने कहा कि उसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से मैसेज मिला है। उसने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें बता दूं कि आप ऑफिस में ही हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आप यहीं रहिए, मिस्टर हार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इंतजार करता हूं। इसी बीच मैंने 500 शेयर और खरीदे। इस बीच मैं सोच रहा था कि हार्डिंग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस की कुछ बात करेंगे। तभी मैनेजर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मिस्टर हार्डिंग आपसे फोन पर बात करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, यूनियन पैसिफिक को क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। उसने मुझे कहा कि किसी चमत्कार के भरोसे मत रहना, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में कैपिटल लगती है तो जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही हो। मैंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुम्हें समझाना मेरी ड्यूटी थी, गुड बाय। फिर मुझे लगा कि मैंने ये सब टिप के भरोसे किया है, लेकिन हो सकता है टिप में हेराफेरी की गई हो। इंटरनल टिप में इस बात के चांसेस हो सकते हैं। मुझे हार्डिंग पर यकीन था, क्योंकि हो सकता है मैं एक बड़ी गलती कर रहा हूं और वो मुझे रोकना चाहते थे। इनके इरादे मेरे लिए सही थे और मुझे उन पर बिल्कुल भी शक नहीं था। आखिरी में मैंने उनके एडवाइस मानने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने अपने शेयर 162 के रेट पर बेचे,
यूनियन पैसिफिक कंपनी के निदेशकों ने शेयर को 10% प्रॉफिट के साथ बेचने की घोषणा की। वॉल स्ट्रीट में इस बात का यकीन किसी को नहीं था। मैं बाल बाल बचा। इसके साथ मार्केट में प्राइस हाई होने का एक रिकॉर्ड भी बन गया। कुछ लोग पिछले एक घंटे में करोड़पति बन चुके थे अपने ही पैसों और के लिए कुछ एकदम परेशान किया जमीन पर जाता आ है। गिरे थे। कभी एक केवाईसी, जेंटलमैन कभी जिन्होंने बैंक सर्वर 3.5 डाउन, लाख कभी डॉलर बैंक दांव पर फ्रीज, लगाए कभी थे, बेट उन्हें सेटल अगले नहीं हुई के सप्ताह बहाने अपनी बोल मेंबरशिप गए। बेचनी पड़ी कोई और बात अब वो नहीं। खेती अब किसानी के करने लिए लगे। level777.com हार्डी की एक सलाह ने मुझे बचा लिया था। हालांकि मैंने टिप को सही पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये जो लोग बहुत रिस्की था। level777.com इस पर तरह मैंने खेलते हैं कुछ उनको ये सब बहाने नहीं $40,000 सुनने का पड़ते प्रॉफिट क्योंकि कमाया। यहाँ उनको मिलता है अगर बेस्ट हार्डी ने गेमिंग मुझे एक्सपीरियंस। बचाने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मैं सुसाइड करने के बारे में सोचेगा। उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा सबक दिया और एक बहुत बड़ी टिप दी। कभी-कभी मुझसे ज्यादा दूसरों की भी बातें हो जाए। मार्केट में पुराने जानकार थे और लगभग मैं आप उससे खुद कहीं कर बड़े सकते हैं एक क्लिक हालांकि पर मेरे लिए डिपॉजिट उनका और एडवाइस विड्रॉल अपने मानना अकाउंट बहुत ही में। कठिन रहा लेवल था। मैं 777 कभी है भी किसी इंडिया का व्यक्ति को ये ओनली बताने वन में लीगल संकोच नहीं ट्रस्टेड करता कि मैं 100% टैक्स बुलिश फ्री हूँ। गेमिंग लेकिन प्लेटफॉर्म। फिर भी फर्स्ट मैं डिपॉजिट लोगों पर को स्पेशल 100% स्टॉक बोनस खरीदने और उसके बेचने बाद के लिए नहीं 10% बोनस कहता। ऑन एवरी एक डिपॉजिट। बेयर मार्केट किसी भी में प्रॉब्लम सभी के लिए स्टॉक आप नीचे कस्टमर जाते हैं। सपोर्ट नंबर पर एक कभी बुल भी कॉल मार्केट कर में सकते वो हैं। आपकी हमेशा प्रॉब्लम ऊपर तुरंत रहते सॉल्व की हैं। जाएगी। इसका तो मतलब अभी ये विजिट बिल्कुल करो नहीं है कि युद्ध के level777.com दौरान पर। बेयर मार्केट में भारत गोला का बारूद के शेयर करेगा ऊपर नहीं पूरा जाएंगे। आपका सपना मैं जनरल level777.com। कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी को ये बताया जाना चाहिए कि उन्हें स्पेशल स्टॉक्स में क्या खरीदना है और क्या बेचना। हालांकि शेयर मार्केट के मामले में मैं बिल्कुल लेजी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दूसरों के लिए शेयर खरीदने के बजाय जनरल मार्केट को छोड़कर पर्सनल शेयर के बारे में थिंकिंग करना ज्यादा इजी लगता है। लेकिन जो इस गेम के पुराने खिलाड़ी हैं वो ऐसा नहीं करते। उदाहरण के तौर पर यदि मैं 110 कैरेट में 2000 शेयर खरीदता हूं तो बाद में स्टॉक 111 तक चला जाता है, तो यहाँ मैं प्रॉफिट में हूँ और ये मुझे मजबूर करता है कि मैं कुछ और शेयर खरीद लूं। मैं 2000 शेयर का एक और लॉट खरीदता हूँ, तब तक मार्केट 114 पर चला जाता है। लेकिन यहाँ मुझे रुकना होगा, इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मैं हायर रिस्क में हूँ या नहीं, क्योंकि अब बाजार के रिएक्शन पॉसिबल होंगे। मुझे डीकान एसबी वाइट की कहानी आज भी याद है। वो बहुत क्लेवर, ब्रेव, ऑनेस्ट ओल्ड मैन थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत अधिक कामयाबी हासिल की थी और चीनी मार्केट में एक टाइम उनका एक तरफा राज था। उनकी पूरी स्टोरी समरी को देखा जाए तो वो बेहद कामयाब थे और शेयर मार्केट पर उनका राज था। कुल मिलाकर मैं भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं कभी सस्ते स्टॉक नहीं खरीदता। मैं हमेशा इफेक्टिव परचेसिंग करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई नहीं जानता कि मार्केट कब किसको क्या क्या दे और क्या क्या ले ले। सन 1906 गर्मियों में सैराटोगा में यूनियन पैसिफिक की कुछ इंसिडेंट्स ने मुझे सजेशन और बात करने के नजरिए से और अधिक फ्रीडम दी थी। मैंने साबित कर दिया था कि टिप के बारे में दूसरे लोगों से ज्यादा जानता था, लेकिन मुझे इस बात का घमंड नहीं था। मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं था। हालांकि मेरी तरह जजमेंट आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप मेरे दिए गए जजमेंट पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं। वैसे भी मैं कभी टिप पर डाउट नहीं करता। सैराटोगा के बाद मेरा आईक्यू और अधिक क्लियर था, शायद और अधिक मैच्योर हो चुका था। मैंने अपनी पुरानी कंडीशन के बारे में सोचा और मुझे लगा कि आपका पैसे के प्रति आईक्यू और अधिक सीरियस है। मैंने देखा था कि दुनिया के कई लोग चुटकी बजाते ही अपनी करोड़ों की संपत्ति गंवा चुके थे। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में आया भूकंप, आग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मर बिजनेस में वर्कर और मिलेनियम के साथ साथ रेलवे में भी काफी बदलाव आ चुका था। ये सब कुछ शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है। फिर भी स्टॉक सेलिंग और परचेसिंग लगातार जारी थी। बाजार में मंदी थी और मैंने दिमाग लगाकर स्टॉक बेच दिया। हालांकि ये गलत कदम था। मैंने इस बारे में हार्डिंग को बताया। पहले बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैंने अपना दिमाग लगाकर प्रॉफिट कमाया। मार्केट में मेरी वैल्यू और क्रेडिट एक बार फिर बढ़ गए। मैं शेयर बेचने के लिए लगातार मार्केट रेट पर नजर बनाए हुए था और रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं अब अपने एडवाइजर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ और मुझे उनके द्वारा ये दी गई फिल्म वार्निंग लेवल के लिए 777 द्वारा सचमुच प्रस्तुत की थैंक्स गई है। करना चाहिए। अटलांटिक सिटी में रहने वाला मेरा दोस्त मेरे लिए काफी चिंतित था। यूनियन पैसिफिक के शेयर बेचने के लिए मैंने दिमाग से ज्यादा दिल का काम लिया था और 1/4 हिस्सा फिर से बनाया था। मार्केट रेट 15 से 20 अंक नीचे चले गए थे। वो लोग जिन्होंने पैसा दांव पर लगाया था वो टेंशन में थे।
एक बार मेरा एक दोस्त मिस्टर ट्रैवल से मिला। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप बाजार के प्रति जरा सख्त हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये कठोरता मुझे बाजार ने ही दी है, लेकिन इस बीच मेरी टिप पढ़ने की काबिलियत के कारण मुझे लगातार पैसा मिलता रहा। इस बीच मैंने बेल पुल के बारे में सुना कि क्या वहाँ एक बड़ा सौदा हो रहा है। वो एक पावरफुल पुल था। मेरे पास यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए कम कीमत वाले स्टॉक्स थे। पुल के सभी मेंबर्स के बैंकों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसी कारण वो पैसे का उपयोग रीडिंग की तरह अपनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स को ले जाने के लिए कर रहे थे। लेकिन मैंने हमेशा पेपर पर भरोसा किया और हमेशा अकेले दांव लगाया है। मैंने यहाँ भी बकेट शॉप की तरह खेलना शुरू किया। मार्केट के कई लोग मेरी राह पर चल रहे थे। मुझे पहली बार ही महसूस हुआ कि कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे सहयोगी हैं। वो पूरी पावर से मेरी हेल्प कर रहे थे। वो सभी भरोसेमंद हैं और मैं उन पर यकीन करता था। मेरा शानदार टाइम चल रहा था। 1907 में मैंने खूब पैसा कमाया। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ब्रेक की जरूरत थी। भीड़ भाड़ वाले मार्केट से दूर, रैलियों से दूर मैं फ्लोरिडा चला गया। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है और मैं वहाँ यही कर रहा था। आराम की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं पाम बीच पर सुकून से पल बिता रहा था। मैं फ्लोरिडा के तटों पर मछली पकड़ने का आनंद ले रहा था, आराम कर रहा था और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं स्टॉक मार्केट से दूर था। इसी बीच पाम बीच पर मेरे कोई दोस्त मोटर बोट पर सवार होकर आ गए। बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं था और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। मेरे दोस्त मार्केट की एक न्यूज़ लाए थे। न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे मार्केट पर नजर रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ। मेरे ब्रोकर्स हार्डिंग ब्रदर्स का पाम बीच पर भी एक ब्रांच ऑफिस था। मैं ऑफिस के अंदर गया तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से कई लोगों को मैं जानता था। अधिकतर लोग टिप में बिजनेस करते थे और इमीडिएट एक्शन में यकीन रखते थे। तो कुछ ऐसे बिजनेस थे जिन्हें आगे की परवाह नहीं थी। वो बस आज गेम खेलना चाहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे न्यूयॉर्क ऑफिस में ट्रेडर बॉय के रूप में जाना जाता था। मैं छुट्टियां मनाने और मछली पकड़ने के लिए फ्लोरिडा आया था, लेकिन अब मैं टेंशन में था। मुझे छुट्टियों की जरूरत थी, लेकिन मार्केट की न्यूज सुनकर मैंने छुट्टियां कैंसिल कर दी। अब मास्टर स्ट्रोक की तैयारी करने लगा। इस समय शेयर 300 का आंकड़ा छू चुके थे और मेरा पुराना प्रिंसिपल था कि जब कोई स्टॉक पहली बार 100, 200 या 300 पार करता है तो उसकी कीमत और आगे बढ़ती है और सौदा फायदे का रहता है। आप जैसे ही इसे खरीदते हैं ये और आगे बढ़ता है और आपको प्रॉफिट दिखने लगता है। लेकिन जो लोग डरपोक होते हैं वो हायर रिकॉर्ड पर शेयर नहीं खरीदेंगे। जब मार्केट 300 पार कर गया तो मुझे लगा ये 340 को छू लेगा। बढ़ता हुआ मार्केट मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। पूरे मार्केट में मंदी थी और एक शेयर आगे बढ़ रहा था। मैंने एनाकोंडा के 32,000 शेयर खरीदे। अब मैं हार्डिंग के ऑफिस में मार्केट न्यूज का इंतजार कर रहा था। अब एनाकोंडा 292 पर पहुंच चुका था। मेरा दोस्त मुझे लेकर चिंतित था। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एनाकोंडा 292 का मतलब था मेरे लिए $10,000 का नुकसान। अगले दिन हमें कोटेशन मिले और एनाकोंडा 298 पर खुला, लेकिन जल्द ही ये वापस डाउन चला गया। तब मैंने तय किया कि जब एनाकोंडा 301 को पार कर लेगा तो ये मुझे मानकर चलना चाहिए कि बाजार की चाल आज नकली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 310 तक जाना चाहिए और अगर नहीं गया तो समझिए मैं पूरी तरह गलत हूँ। कम से कम 30-40 अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद से 32,000 शेयर खरीदे थे। हालांकि ये मेरी पहली गलती नहीं है और ना ही आखिरी। जैसे ही एनाकोंडा 301 पर पहुंचा मैंने ऑपरेटर को कहा कि मेरे सभी शेयर बेच दो। उसने सीधे न्यूयॉर्क ऑफिस फोन लगाया। मैंने उससे कहा यहाँ किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑपरेटर ने घबरा कर मेरी तरफ देखा। फिर मैंने उससे कहा अब डरिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मैं एक लापरवाह ब्रोकर की तरह बाजार में विस्फोट करने जा रहा था और लाखों रुपए गंवाने वाला था। मैंने उससे कहा बहस मत करो, इन्हें तुरंत बेच दो। तभी मेरे पास खड़े 2 काले लड़कों ने मुझसे कहा तुमने ये गलत किया है। कल तुम इन शेयरों को वापस खरीदोगे और तब तुम्हें इनके लिए 320 का रेट देना होगा। तुमने ये सही कदम नहीं उठाया। ये वही लड़के थे जो गेहूं और कपास की खरीदी के लिए शिकागो से आए थे। मैं आश्चर्यचकित था कि वो स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा अनुभव कैसे रखते हैं। वो मेरे बारे में भी सब कुछ जानता था, जैसे मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम किया और अब तक मैं क्या क्या कर चुका हूँ। अगले दिन एनाकोंडा 296 से नीचे खुला।
ऑन पेपर मेरा बढ़ता हुआ प्रॉफिट मुझे याद दिला रहा था कि मैं सही हूँ। हर बीतते घंटे के साथ मैं सही था। मैं फ्लोरिडा में नहीं रह सकता था और ना ही मैं मछली पकड़ सकता था क्योंकि मुझे फौरन न्यूयॉर्क आना पड़ा। अब मुझे खूबसूरत पाम बीच न्यूयॉर्क के लिए छोड़ना पड़ा। जब मैं 3 घंटे ट्रेन के इंतजार में खड़ा था तभी मुझे वहां एक